बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं सनाउल्लाह खान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब हो गई है और आज नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के लिए प्रोसेस भी शुरू कर दिया गया है और PDM की तरफ से भी उम्मीदवार आ गए हैं, शहबाज शरीफ साहब, और तहरीक इंसाफ की तरफ से भी शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी जमा हो गए हैं। इसके साथ आज तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ है और उन्होंने ऐलान किया है कि वो शहबाज शरीफ को अगर नामज़द किया गया और वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए तो वो कौमी असम्बली से अपनी तमाम नशिस्तों से इस्तीफ़े दे देंगे। तो ये तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे नुमाइंदा हैं फ़ाहद चौधरी, उनसे हम बात करेंगे कि आज कागजात नामज़द जमा हुए हैं शहबाज शरीफ के ख़ास कर, तो उन पर एतराज़ात क्या उठाए गए थे। फ़ाहद, आप सुन रहे हैं हमें? जी बिल्कुल सनाउल्लाह साहब, आज कागजात नामजदगी जमा हो गए हैं नए कायदे ऐवान के लिए और PDM की जानिब से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी जमा करवाए गए, जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी जमा हुए थे। तहरीक इंसाफ ने एतराज़ात आयद किए शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर और उनमें काबिल जिक्र एतराज़ ये था कि उन पर नैब के केसेस हैं, उनके खिलाफ नैब रेफरेंसेज हैं और कई मुकदमात में वो जमानत पर रिहा है, इसलिए उनके कागजात नामजदगी को मुस्तरद किया जाए। एक एतराज़ ये भी आयद किया गया बाबर अवान की तरफ से कि एक MNA जब अपना हल्फ लेता है तो उसमें वो आईने पाकिस्तान के साथ वफादारी का हल्फ देता है और साथ ही मुल्क की सॉवरेनिटी और खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करने का अहद करता है, लेकिन शहबाज शरीफ ने इस अहद की खिलाफ वर्जी की है, चुनांचे उनके कागजात मुस्तरद हो गए। वो सारे एतराज़ात कौमी असम्बली ने उसी जांच पड़ताल के दौरान ही उन पर यह वाज़ेह कर दिया था कि आपके एतराज़ात जो है वो जायज नहीं है, क्योंकि हमेशा कन्विक्शन के बाद जो है। ठीक है फहद, तो कल कितने बजे ये कल से पहले जो है उसके फहद कल क्या टाइम है जो वोटिंग वगैरह होगी, कल क्या तरीका कार होगा? जी देखिए, कल 2 बजे कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया है और इसकी सदारत अभी तक क्लियर नहीं है कि कौन करेगा, क्योंकि कायम मकाम स्पीकर कासिम सूरी अभी तक अपने ओहदे पर मौजूद है, उन्होंने कल इस्तीफा नहीं दिया था। और दूसरी ऑप्शन ये है कि जो चेयर पर्सन है अयाज सादिक वो सदारत करेंगे। बहरहाल ये कल ही पता लगेगा। 2 बजे जब इजलास शुरू होगा तो वही तरीक़ाकार जो दर्ज है आइन में और कवायद व ज़वाबित के तहत कायदे ऐवान का इंतखाब होगा। ठीक है फहद, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ पैनल में रफ़ानुल्लाह साहब भी मौजूद हैं, कमर दिलशाद साहब भी मौजूद हैं और पीपल्स पार्टी से हैदर ज़मान कुरैशी साहब भी मौजूद हैं। सबका बहुत शुक्रिया। अफान भाई, आप बताएं, इतनी PDM में इतनी सारी जमातें हैं और अब हुकूमत बनाने जा रही हैं, कल आपके वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब भी हो जाएगा, तो एजेंडा क्या है PDM की तमाम जमातों का, ये किस तरह आगे बढ़ेंगे? देखिए, हमारा जो एजेंडा है वो प्राइमरीली जो है वो इलेक्शन रिफॉर्म्स है, क्योंकि ये जो हुकूमत है हम ये समझते हैं कि इसका टेन्योर जो है वो मुख्तसर होगा। इसके अंदर जो कुछ कवानीन ऐसे PTI ने बना दिए थे जिनकी वजह से इलेक्शंस के अंदर इशू आ रहे थे, उसके अंदर हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लेंगे। PTI को भी हम कोशिश करेंगे ऑन बोर्ड लेने की और वो इस्लाहात जो हम समझते हैं वो हम लेके आएंगे, जिसके अंदर ये EVM से रिलेटेड मामला भी होगा, आई वोटिंग से भी रिलेटेड मामला होगा, इसके अंदर जो इलेक्शन डे मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड मामला भी होगा, ताकि जो 2018 में जो 25 जुलाई 2018 को जो कुछ हुआ उसका रिपीट दोबारा पाकिस्तान की तारीख में ना हो। ये हमारा अभी जो शॉर्ट टर्म एजेंडा है वो यही है और हम ये समझते हैं कि इस हुकूमत जो ये हुकूमत है ये हम इसका टेन्योर 3 से 4 महीने तक ही है। अभी तक हमारे जहन में यही प्लान है कि 3 से 4 महीने में हम इसको। तो ये तमाम जमातें इस पर मुत्तफिक हैं? इसके ऊपर जो है ये PMLN का ये स्टांस है और PMLN जो है वो मेरा ये ख्याल है कि इसके ऊपर हम शायद इस पर हम स्टे करेंगे और भी जमातों का ज़ाहिर है हमें पॉइंट ऑफ व्यू लेना पड़ेगा, लेकिन हमें देखना है कि पिछले 4 साल का जो कुछ जो बैगेज है उसकी ज़िम्मेदारी PTI की है, वो मुस्लिम लीग नून की नहीं है। तो हमें इलेक्शंस में जाना चाहिए ताकि आवाम डिसाइड कर सकें कि किसको आना चाहिए किसको नहीं आना चाहिए और हमें वो बैगेज लेने की ज़रूरत नहीं है, एक बात। और दूसरी बात ये है कि देखें 25 जुलाई 2018 का इलेक्शन हमारे नज़दीक बहुत ज़्यादा रग हुआ था और जो आवाम की एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है वो इन असम्बलियों में नहीं है, तो इसलिए भी इलेक्शन कराना ज़रूरी है ताकि आवाम की जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है वो सिर्फ आपने इंतखाबी जो रिफॉर्म्स हैं वो करने का नून लीग का इरादा है, जिसमें जो कुछ आर्डीनेंस के ज़रिए ज़बरदस्ती कोई कानून साजी की गई थी उसको ख़त्म करना है
और बाकी कोई ऐसा आपका प्लान नहीं है, उस वो मुकम्मल होने के बाद अब इलेक्शन में जाना चाहते हैं? हमारा यही प्लान है, और ऑर्डिनेंस के अलावा लॉज भी इन्होंने बनाए थे। जी। और साथ साथ हम ये भी करेंगे कि ज़ाहिर हमने इकॉनमी को ऑन ट्रैक लेके आना है। हमारा इस वक्त जो है वो फॉरेन पॉलिसी के बड़े चैलेंजेस हैं। पिछली हुकूमत ने फॉरेन पॉलिसी के लेवल के ऊपर बहुत बड़े बड़े ब्लंडर किए हुए, उनको हमने रिजॉल्व करना है, ठीक है। और आपको मालूम है कि फॉरेन पॉलिसी का आपका इकॉनमी से भी लिंक होता है। ज़ाहिर है अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी, वो हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपसे ज़रूर बात करेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होगा आपकी, ये जो पीडीएम की हुकूमत आ रही है। कंवर साहब, आपने आज सुना होगा कि पीटीआई ने अनाउंस किया है कि वो कौमी असम्बली की नशिस्तों से इस्तीफे देने जा रहे हैं। तो एक तो मुझे ये बता दें, क्योंकि इनके 130, 135 या 150 के करीब अरकान है, अगर ये इस्तीफे दे देते हैं तो क्या होगा, आईनी हैसियत क्या होगी इस असम्बली की या इस हुकूमत की? कंवर साहब। जी जी, हैदर जमान साहब, आप सुन सकते हैं हमें? अच्छा, मैं इसका सवाल का जवाब दे रहा हूँ। और बड़ी अच्छी टीम आप लेके आए हैं। नाम हैदर जमान साहब अच्छी रखते हैं और बड़ा इनका नॉलेज है पार्टी के हालात से भी और पाकिस्तान के हालात पर भी। तो मैं ये सबसे पहले, अगर पीटीआई का सबसे पहला जो फैक्टर है इस्तीफा देने का, इस्तीफा ये नहीं देंगे। ये स्वाय पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, सियासी बयान हैं और इनका इस्तीफा नहीं आने। अगर इस्तीफे आ भी गए तो इसका एक तरीक़ेकार है। आइन का आर्टिकल 64 में ये लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल इस्तीफा दिया जाएगा बाय ओन हैंड राइटिंग, वो स्पीकर कौमी असम्बली को। फिर कौमी असम्बली के स्पीकर ने आगे का रूल बनाए हैं। आपको याद होगा कि जब पीटीआई के 26-27 मेंबरान असम्बली ने इस्तीफा दिया था तो सरदार अय्याज सादिक साहब ने उनके इस्तीफे मंजूर नहीं किए थे और ये शर्त लगाई थी कि मेरे पास 2014 में इन्होंने शर्त जाएंगे, तो वो इस्तीफे कबूल नहीं हुए। 6-7 महीने तक मामला बाद में अफवाह तफहीम हो गया। वो कौमी असम्बली में चले गए, तरमाएँ भी ले ली, बरात भी ले ली, सब कुछ ले लिया। अच्छा, अब इसी तरह से आप ये इस्तीफे देंगे तो 26-28 इस्तीफे दे देंगे शायद, लेकिन टोटल की तादाद है इस वक्त 120-130 के लगभग है। वो आजकल पता चल जाएगा जब शाह महमूद कुरैशी का जब ये इंतखाब हो रहा है वज़ीर आज़म का, उसमें इनकी स्ट्रेंथ का पता चल जाएगा। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि इमरान खान साहब, आपके जो साबिक वज़रा है, अब तो ये इनके दाव में ना आए। ये आपको पहले भी बंद गली में खड़ा करके चले गए, अब भी चले जा रहे हैं। इनकी मशावरत में आप ना आए। आपकी जो सही पार्टी के जो नजरियाती लोग हैं, वर्कर हैं, उनकी खिदमत हासिल करें और वो आपको बताएंगे ग्राउंड रियलिटी। इस्तीफा देने की क्या जरूरत पड़ रही है? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इलेक्शन करवा देगा 60 दिन के अंदर। इसमें इनको 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी अपोजिशन को, जिस वक्त आप फिलहाल आप अपोजिशन में ही हैं। लेकिन अब मामला ये चल रहा है कि आप असम्बली में बैठे, आप क्यों एलर्जिक है आपको कौमी असम्बली बैठने को? क्यों नहीं आप कौमी असम्बली में आते जिसकी आप पैदावार हैं? आप आते ही नहीं कौमी असम्बली। आप आए लीडर ऑफ द अपोजिशन, वो तो खुद भी प्राइम मिनिस्टर होते हुए वो नहीं आ रहे थे और कल उनको आना चाहिए था। कल जब तहरीक एतमाद थी, उनको खुद तकरीर करनी चाहिए थी। वो बनी गाला में बैठे रहे या वजीर आज़म हाउस बैठे रहे और उन्होंने फेस नहीं किया कल भी जो मोशन थी। और उनके एक ही अरकान रात को, शायद आपको याद हो, अली मोहम्मद खान ही बैठे थे। तो उनको पहले कौमी असम्बली में आके खिताब करना चाहिए था, अलविदाई खिताब करते, सबका शुक्रिया अदा करते। वो तो कौमी असम्बली को तो अहमियत नहीं देते, कौमी असम्बली का रिकॉर्ड ही नहीं करते। तो अब इस्तीफे दे घर जाए, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। और आइंदा भी इंतखाब में हिस्सा ना लें, घर बैठे रहे, बनी गाला में मुशावरे करते रहे। तो और क्या करेंगे? अब आपने कौम ने इनको नुमाइंदा बनाया, कौमी असम्बली का मेंबर है, आप मजाक करते रहते हैं, मैं इस्तीफे दूंगा, इस्तीफे दूंगा, इस्तीफे दूंगा। और इसके बाद कौमी असम्बली में बैठे, ये जो अपोजिशन की जो पार्टी है, बड़ा मुश्किल मरहला है इनके लिए हुकूमत कर रहे हैं। 8-10 पार्टियां हैं, इकट्ठे हैं, सारा मामला है। जरदारी साहब एक बहुत बड़े जहादीदा सियासतदान हैं, उनके आगे तो शफाश भी पानी भरते हैं। लेकिन सारी बात फजल रहमान साहब हैं, बहुत बड़ी शख्सियत है। तो इसी तरह से हम ये चाह रहे हैं कि ये इनके सामने बैठ के जब बैठा होगा अपना इमरान खान एज लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन, वजारत खारजा का कमेटी का चेयरमैन, तो पूरा नक्शा बदल जाएगा। और एक बड़ी अहम बात मैं कहूँगा, हैदर जमान साहब से गुजारिश करूँगा, तो बार बार आप कह रहे हैं कि हमने इंतखाबी इस्लाहत कर ली। कौन सी इंतखाबी इस्लाहत कर ली? हमें तो पता ही नहीं। अगर आपने इंतखाबी इस्लाहत कर ही ली है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी आपने फाइल पेश की थी, तो मैं इसका क्या करूँ फाइल का? तो आप यूँ करेंगे जो आपने किसी से तैयार करवाए हैं, पता नहीं कौन लोग हैं, हम तो नहीं जानते कौन लोग हैं।
तो वो आप भिजवा दें इलेक्शन की पाकिस्तान में, गौर कर लेंगे, देख लेंगे तो जान है कि कंवर साहब ये दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे। अभी हम हैदर जमान कुरैशी साहब की तरफ चलते हैं। हैदर साहब, अफानुल्लाह साहब की भी आपने बात सुनी और नून लीग का ये मौक़िफ़ भी है कि जितनी जल्दी हो आम इंतखाबात होने चाहिए 3 से 4 माह के अंदर। पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है कि क्योंकि पीपल्स पार्टी की सिंध में भी हुकूमत है और PDM में भी पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ रहा है कि फौरी इंतखाबात किसी सूरत भी जो है वो बेहतर नहीं है, इसके लिए इंतखाबी इस्लाहात के लिए टाइम चाहिए। और जो गुज़श्ता 4 साल के दौरान PTI की हुकूमत ने बैकेज छोड़ा है जिस तरह, उसको भी बेहतर करने के लिए और अवाम को रिलीफ के लिए 3-4 महीने बहुत हैं आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। और कमर दिलशाद साहब का भी मैं ममनून हूँ, हमेशा शफकत फरमाते हैं फॉर हिज काइंड वर्ड्स। देखिए, पहली बात तो ये है कि सबसे पहले पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की मुकन्नना, पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक फोर्सेस और पाकिस्तान के जो हैं इंस्टीट्यूशंस और अदलिया, कौमी सलामती इदारे, मैं समझता हूँ ये पूरी कौम के लिए एक मुबारकबाद का मौका है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिकली जो टूल्स अवेलेबल हैं अदम एतमाद का, उसके ज़रिए एक फैशिस्ट, एक जो है विंडिक्टिव, एक इस किस्म का जो सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर उसका टोला मुसल्लत किया गया था। पाकिस्तान अब दोबारा एक ऑनरेबल, डिग्निफाइड, म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर बेस्ड, और पाकिस्तान को जो चैलेंजेस हैं, नो सिंगल पार्टी कैन डू दैट। और मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान की नाअहली है कि पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन को, पाकिस्तान के कौमी मफाद को, पाकिस्तान की मेल्टिंग इकॉनमी को, पाकिस्तान की डिमोलिश्ड फॉरेन पॉलिसी को सहारा देने के लिए लाया गया है। हमारे अपने अपने आइडियोलॉजी और मैनिफेस्टो ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन शॉर्ट आंसर टू योर क्वेश्चन इज़ कि देखिए, इलेक्शंस हम सब जल्दी चाहते हैं, लेकिन नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ अ फ्री फॉल इकॉनमी, नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ अ धांधली शुदा फ्रेमवर्क जो सेट किया गया है, जिसमें EVMs हैं, आई वोटिंग है, बहुत सारी इलेक्शन तरामीम है, बहुत सारी ऐसी अपॉइंटमेंट्स कर दी गई हैं। अभी कल रात को भी, परसों रात भी पंजाब में 2 की अपॉइंटमेंट्स की गई, उससे पहले मरकज़ में की गई। तो ये एक हम चाहते हैं एक ऐसा केयर टेकर सेटअप आने से पहले जो रेफॉर्मेटरी प्रोसेस है वो, और एक ऐसी फिजा बन जाए जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स, आने वाले इंतखाबात पे हम इलेक्शन कमीशन पर हमें पूरा एतमाद है, और हमने इलेक्शन कमीशन को स्ट्रेंथन करना है फाइनेंशियली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, और हम समझते हैं कि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करना है। अब आप देखिए ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, सेंसस नहीं नोटिफाई हुआ। हैदर जमान साहब, एक ब्रेक का टाइम हो रहा है, लेते हैं, उसके बाद आपसे गुफ्तगू रखेंगे। जी बिल्कुल, एक ब्रेक लेते हैं नाजरीन, और ब्रेक के बाद जो इकानमी में मसाइल हैं और जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, इलेक्शन कमीशन के इश्यूज हैं, और जो तैनातियों की जिस तरह बात की, वो उन पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हैदर जमान कुरैशी साहब से हम बात कर रहे थे। हैदर साहब, आप बात कर रहे थे कि टाइम कितना लगेगा, कितने अरसे में ये रिफॉर्म्स मुकम्मल होंगी, और क्योंकि नून लीग का ज़रा डिफरेंट मौक़िफ़ है, वो चाहते हैं जल्द अज जल्द इलेक्शन हो, आम इंतखाबात हो मुल्क में, और एक नई हुकूमत उस तरीके से कायम हो, सिर्फ इंतखाबी इस्लाहात या इकानमी के हवाले से। तो कितना टाइम, आपने बताया कि अभी टाइम लग सकता है, तो आपके ख्याल में कितना टाइम है? और ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि स्ट्रक्चर क्या होगा जो कल नई हुकूमत बनने जा रही है मियाँ शहबाज शरीफ की सरबराही में, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? उसमें कोई शेयरिंग होगी या जो प्राइम मिनिस्टर चाहेंगे वही हुकूमत बनेगी, वही वज़रा होंगे? देखिए, मैं ज़ाहिर है क्योंकि सीक्वेंस टूट गया था, मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम टाइम में आपको आपके सवालात का जवाब दूं, बट ऑल ऑफ अस मेक एन एफर्ट, सो प्लीज़ गिव मी एडिक्वेट टाइम। नंबर 1, हमें इस वक्त फोकस ये करना है कि पाकिस्तान को जो मसाइल थे, जो पाकिस्तान की आवाम को और अपोजिशन ने ये सारी जदोजहद की, जिसमें लॉन्ग मार्चेस शामिल हैं, जिसमें मुख्तलिफ तरीके से पार्लियामेंट्री जदोजहद है, और उसके बाद कल जो हमने फतह हासिल की और कोर्ट बैटल भी हमें करनी पड़ी इस धांधली शुदा रजीम से छुटकारा हासिल के बाद, उसके बाद हमारे कुछ पैरामीटर्स हैं। अब हम टाइम लाइन्स देखिए, हम केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं है, पार्लियामेंट का टेन्योर अगस्त 2023 तक है,
बिल्कुल ये दुरुस्त है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PML नवाज, हम समझते हैं कि हमें जल्द से जल्द अगले इंतखाबात में जाना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, हमें ये रिफॉर्म्स करने हैं और इस रिफॉर्म के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ इलेक्शन कमीशन ने करने हैं, हम उनको फैसिलिटेट करेंगे, उन्होंने बताया। फिर इलेक्शन रिफॉर्म की बात हुई, मुझे बहुत अच्छी आपने नुक्ता कमर दिलशाद साहब ने उठाया। देखिए ये वो रिपोर्ट है जो सेनेट की पार्लियामेंट्री कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में पेश की, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपने क्या इस ज़माने में सिर्फ अखबारी बयानात दिए हैं या कौन से आप रिफॉर्म चाहते हैं, तो साहब ने वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जरिए वो रिपोर्ट सबमिट की और ये वो रिपोर्ट है जो सितंबर 2021 में सेनेट की पार्लियामेंट्री कमेटी ने फाइल की हुई है और ये ऑन द टेबल ऑफ द हाउस भी पड़ी है। और मुझे जहाँ तक याद पड़ता है इसमें 16 मेंबरान थे और फिर कुछ स्पेशल इन्वाइटीज थे जिसमें से अफनानुल्लाह साहब भी थे और कमर दिलशाद साहब भी। इसमें उन्होंने बड़ा वैल्यूबल इनपुट दिया, अहमद बिलाल महबूब साहब ने दिया, रॉबर्ट डॉपलर थे, राशिद चौधरी थे। तो ये बड़ी और 72 अमेंडमेंट्स जो इलेक्शन एक्ट में हुई हैं उसमें 33 पे यूनानिमस अमेंडमेंट्स रिकमेंड हुई हैं और 32 के ऊपर भी कुछ ख्यालात दिए गए हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये तमाम स्टेक होल्डर्स को और जो पार्लियामान से बाहर भी पार्टीज हैं उन सबको ऑन बोर्ड करके और साथ ही इलेक्शन कमीशन जो चीज़ें चाहता है उनको इनकॉर्पोरेट करके, और हमें 3-4 माह से ज़्यादा ये नहीं लगेगा, साथ ही डिलिमिटेशंस होनी है। और मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि इस सारी चीज़ में, इस सारी डिबेट में हमें इकोनॉमी को सबसे पहले भी स्टेबलाइज करना है। और हमारे दोस्त जब अब हुकूमत में आएंगे, जब ये हालात देखेंगे कि इस हुकूमत को किस तरीके से, पाकिस्तान को किस तरीके से लूटा गया है, नाअहली के जरिए, अपनी नाकिस कारकर्दगी के जरिए, करप्शन से कई गुना ज़्यादा जो यहाँ करप्शन की गई है, तो हमें पहले इन चीज़ों को ठीक करना है। हमें नैब में जो छोड़ी गई है ऑपोजिशन के ऊपर, हमें वहां रिफॉर्म्स करनी है। तो इलेक्शन से कोई नहीं भाग रहा, लेकिन हमें ये सब चीजें करनी है। बट एक बात में आपने अपने इब्तदाइये में भी बात की और कमर साहब ने भी बात की, मैं 2014 अगस्त की आपको बात बता दूं, 34 मेंबरान थे PTI के सर, उसमें से 5 जी वो हम बाद में हम बात करते हैं। क्विक ब्रेक है, टाइम ब्रेक ले लें, फिर बाद में आते हैं आपकी तरफ। सर एक टाइम ब्रेक। वेलकम बैक जी। अब हम चलते हैं अफानुल्लाह से। साहब, अफानुल्लाह साहब, आपके जो लीडर हैं मियां नवाज शरीफ साहब, अब ये कहा जा रहा है कि शायद वो वतन वापस आ जाएं और उनकी सेहत भी अब बेहतर है काफ़ी पहले से, तो आपके भी राब्ते रहते हैं, तो क्या उनकी प्लानिंग है अब ये नई हुकूमत बनने के बाद कितनी देर में वो पाकिस्तान वापस आ सकते हैं? देखिए इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो अगले चंद हफ्तों में या ईद के बाद जो है वो कुछ उनके रह गए मेडिकल चेकअप वो करा के फिर वो इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे। अभी सिर्फ मेडिकल चेकअप के इश्यूज़ हैं या बाकी भी कोई इश्यूज़ हैं? यहाँ पे जो इनकी लीगल मामला है उनको भी हमने रिजॉल्व करना है उसके बाद ही, क्योंकि देखें उनकी जो है हेल्थ इतनी नहीं है, ही 70+, तो वो पहले भी जेल में 2 दफ़ा उनको हार्ट अटैक हुआ है, तो वो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट एज वेल। तो वो पहले हम यहाँ पे सारा लीगल रिकोर्स देखेंगे उसका कि क्या क्या है, और वो जो भी उनके केसेस हैं उनको निपटाएंगे, उसके बाद फिर उनको वापस बुलाएंगे। दूसरा PTI भी जो आपके अब मुखालिफ होंगे, वो उनका खदशात ये है कि ये तमाम लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि इन्होंने नैब को ख़त्म करना है और नैब में जितने मुकदमात इन्होंने बनाए हुए थे, चाहे वो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ हों या बाकी लोगों के अपोजिशन के जो लीडर्स थे, तो वो उनको ख़त्म करना चाहते हैं और नैब को भी ख़त्म करना चाहते हैं। तो क्या प्लानिंग है क्या PDM की और नून लीग की और बाकी जमातों? देखिए हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा ये भी मुस्तफ़ीद हो नैब के कानून से। ये जो पूरे पाकिस्तान को चोर करते थे, इनको भी पता तो चले कि ये नैब कितना अच्छा है। पहली आपको पता है इनकी डिमांड कल जब आई है NRO की, तो उसमें पहली शक ये थी कि FIR और नैब के केसेस हम पे ना बनाए जाए। दूसरा ये था कि हमें बाहर ट्रैवल करने दिया जाए। किसके जरिए ये मैसेज दिया? कल हामिद मीर साहब ने कहते हैं, इनके लोग आए हैं और उन्होंने आके बाकायदा ये कहा है कि जी हमें जो है वो नैब के केसेस ना बनाए जाए, पे आर्टिकल 6 ना लगाया जाए, हमें बाहर ट्रैवल करने दिया जाए। ये इमरान खान का टिपिकल आपको पता है एक तरीका है कि पहले मांग लो, अगर अब ज़ाहिर बात जब बाहर निकल आई तो ये कह देंगे हमने किया ही नहीं था। बात ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि नैब वगैरह सारा कुछ ठीक था तो बाबा फेस भी करें, थोड़े बहुत आपको भी पता चले और आवाम को पता चलना चाहिए। सबसे ज़्यादा देखें हम ये समझते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आवाम को पता चले कि जो इन्होंने चोरी पिछले 3.5 पौने 4 साल की है इस मुल्क के अंदर, किस तरह इमरान खान साहब के रिश्तेदार जो हैं, ख़ास तौर से उनकी बेगम, वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गई
और उनके फ्रंट मैन थे वो फरा गुज्जर थी, और ये सारे मामला जो है वो आवाम के सामने हम रखेंगे ताकि कम अज़ कम दूध का दूध और पानी का पानी हो, और ये पता चला जा सके कि क्या वजह थी कि इस मुल्क की इकॉनमी जो है वो, इसको हम अच्छा खासा छोड़ के गए थे, उसको इन्होंने तितर बितर करके रख दिया। आपको पता है अगर हम देखें GDP, शहबाज शरीफ तो कल फरमा रहे थे नेशनल असम्बली में कि कोई हम इंतकामी सियासत नहीं हम इंतकामी सियासत नहीं करेंगे। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, हम इंतकामी सियासत नहीं करेंगे, हम अपने वक्त का 0.1% इसके ऊपर लगाएंगे, 99.9% हम अपना काम ही करेंगे, 0.1% हम लगाएंगे बस, उसके अलावा हम नहीं। हम ये नहीं है कि हमने पूरी PTI, जैसे इन्होंने तो हमारे कोई लीडर को नहीं छोड़ा जिसके खिलाफ केस ना किया, ये कोई या केस बनाने की कोशिश ना की हो, लोगों को जाली FBR के नोटिस भेजे, लोगों के ऊपर झूठे केसेस बना दिए, लोगों के ऊपर जो है वो रेफरेंसेस नैब के बना दिए, वो हम नहीं करेंगे। हम ये ज़रूर करेंगे कि आवाम के सामने जो मामला है पिछले 3-4 साल का, वो ज़रूर रखेंगे। वो रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आवाम को पता हो कि ये जो करप्शन करके आए थे इन्होंने आके क्या किया। ठीक है फानुल्लाह साहब, एक क्विक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम दिलशाद साहब से भी पूछेंगे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अदालत 5 रुकनी बेंच के सामने जो बयान दिया था वो किस तरह फिर अब इंतखाबात जल्दी मुमकिन हो सकेंगे। एक ब्रेक के बाद इंतखाबात भी मुकम्मल हो, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि 4 माह के हमें चाहिए हल्का बंदियों के लिए और 90 दिन फिर आम इंतखाबात के लिए, तो आपको नज़र आ रहा है कि ये जल्दी इंतखाबात हो सकेंगे या फिर 2023 तक ही मामला जाएगा, अगस्त 2023 तक? हैरानकुन बात है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो साबिक हो चुके हैं, तो उन्होंने कभी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान किसी अहम मामलात में ऑन बोर्ड नहीं किया। जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपने कानून साजी के लिए उनको दरख्वास्त भेजी, लेटर भेजे कि जनाब हमने खैबर पख्तूनख्वा की 6 नशिस्तों का फैसला होना है, 12 सीटें थी और 6 मिलनी है, बाकी 6 जो कम हो जाएगी 272 की जगह 266 हो जाएगी, तो आप कानून साजी करवा लें ताकि हम खैबर पख्तूनख्वा में डिलिमिटेशन करवा सकें। आप यकीन जाने ये 20 मई 2021 से लेकर वो 2020 से लेकर वो 2022 जनवरी तक वो 16 खत लिखे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, किसी खत का जवाब नहीं दिया। आजम खान जो उनके बहुत ही करीब थे, जो सरगोशिया कर देते थे मशवरा, उस आजम खान को भी फोन किया। अब आजम खान की क्या हैसियत है चीफ इलेक्शन कमीशन के सामने, ग्रेड 21 का अफसर, उसने किसी टेलीफोन अटेंड नहीं किया, आजम खान ने फोन अटेंड नहीं किया चीफ इलेक्शन कमीशन साहब का। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि मुश्तरका मफादात के तहत डिजिटल सेंसस होनी है। यही बात उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कही है ना, उन्होंने कहा कि उस तमाम डॉक्यूमेंट साथ लेके, वो मेरे पास भी मौजूद है, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स दिए कि जनाब ये खत लिखे हमने 16 खत लिखे, लेकिन वो डिजिटल सेंसस होनी है उसके बारे में भी लिखा कि हमें इसकी इजाजत दें, इसके बाद कुछ कानून साजी करनी है, कुछ एक्ट में तब्दीली करनी है, रूल तब्दील करने, कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमने डिलिमिटेशन करनी है पूरे पाकिस्तान में, तो डिलिमिटेशन करने के लिए उनको आइन के आर्टिकल 51 में तरमीम करनी है, जहां ये लिखा है कि अबूरी सेंसस रिपोर्ट का नोटिफिकेशन, मुझे अबूरी की जगह यहाँ लिख दें परमानेंट, लेकिन वो भी उन्होंने कानून साजी नहीं की, वो भी खत लिखते चले गए। तो वो चीफ जस्टिस को कहा कि जनाब हमें तो खत का जवाब नहीं दिया, हमें चलने नहीं दिया, तो हम कैसे तैयारी करते, कैसे डिलिमिटेशन करते, कैसे सुबह खैर पख्तूनख्वा में जो है इजला जो मदगम हो गए उनकी डिलिमिटेशन कैसे करें, कानून साजी चाहिए थी सर। नहीं होने दिया। कंवर साहब मुख्तसर बता दें कि अगर आज हम डिसाइड करें तो कब तक आम इंतखाबात मुमकिन है, अगर आज से हम डेट काउंट करें तो, या कल से कर लें, काउंट कर लें तो मेरा नजर में मेरा ख्याल ये है कि ये तकरीबन अभी अगर हालात तो ठीक हो गए, नई गवर्नमेंट बन गई है तो आराम से 1 साल इंतजार करें। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो 7 महीने तो उन्होंने एमरजेंसी में 7 महीने मांगे थे ना, लेकिन जब हालात रिलैक्स हो जाएंगे तो कम से कम 1 साल चाहिए, बहुत बारीकियों का काम है, 1 साल चाहिए। ठीक है तकरीबन 1 साल ठीक है। कंवर साहब जबरदस्त, आपने कूजे में बंद कर दिया बात। हैदर जमान कुरैशी साहब, आप क्या समझ रहे हैं? ये कंवर साहब जो बात कह रहे हैं समझ भी आ रही है, इलेक्शन कमीशन का भी यही मौक़िफ़ है कि अभी तो हमें 7 महीने जो उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को भी बताया, तो आप पीपल्स पार्टी तैयार है कि फौरी इलेक्शन होने चाहिए 3-4 माह के अंदर, या जिस तरह पहले भी मैंने आपसे पूछा कि या अभी जिस तरह कंवर साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को 1 साल लगेगा? और आपने पहले भी पूछा और मैंने पहले भी जवाब दिया, शायद मुकम्मल नहीं मैं दे सका।
इलेक्शंस तब होंगे जब इलेक्शन के तमाम लवाजमात आइन और कानून की रूह से मुकम्मल होंगे। कमर दिलशाद साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। 16 ख़त लिखे गए, मैं सुप्रीम कोर्ट की तमाम प्रोसीडिंग्स में मौजूद था और मैं इनको ये बताना चाहता हूँ, ये इलेक्शन कमीशन से क्या बात करेंगे, ये तो अपने उस पार्लियामान में नहीं आते थे। यानी ये वो वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जो अपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में भी नहीं आया, हर बुध में आना था वो भी नहीं आया। तो जिसने किसी इदारे की साथ इंगेज नहीं किया, ऑपोजिशन के साथ इंगेज नहीं किया, कौमी सलामती पे नहीं किया, कश्मीर पे नहीं किया, लोकस्ट पे नहीं किया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मामले पे इस ढोंग रचे हुए खत के ऊपर नहीं किया, तो ये वो क्या करेगा। अब आगे बात देखिए, मुझे फैक्चुअल बात आपकी सर कमाल करते हैं और सर कमाल करते हैं, दिन में 2 मरतबा तर्जमानों की मीटिंग होती थी, यूट्यूबर्स की मीटिंग होती थी, आप कहते हैं कुछ यही काम करते थे, सारा दिन यही करते थे, यही काम करते थे और रात को जहाज उड़ाते थे। अगस्त 2014 में 34 MNAs थे। मुझे ये पॉइंट इसलिए देना है कि ये पाकिस्तान के आने वाले दिनों में आपके नाजरीन को ये बात पता होनी चाहिए, क्योंकि ये ढोंग रचाया जा रहा है। और शेख रशीद और जो और तबलची हैं जो इस्तीफों की बात करते आ रहे हैं, सबसे पहले कहे ना शेख रशीद अपना इस्तीफा दे, या वो जो हॉक्स हैं कि हम इस्तीफा देंगे, किसी ने नहीं देना। और 2014 में 34 MNAs ने इस्तीफा दिया था, जिसमें से 5 ने अपने इस्तीफे गलत लिखे थे, वो रिजेक्ट हो गए थे, बाकी 4 ने डिसोन कर दिया था। और मैं आपको ये जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि 145 MNAs में से 35-40 MNA से ज्यादा किसी ने इस्तीफा नहीं देना, शायद कल वोटिंग के लिए भी नहीं वो आएंगे। और इन्होंने एक तरफ जो है वजीर आजम के लिए कैंडिडेट खड़ा कर दिया है और दूसरी तरफ कह रहे हैं हम इस्तीफे दे रहे हैं। ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। बिल्कुल कमर साहब ने दुरुस्त कहा है, ये झूठ बोल रहे हैं, ये बैठेंगे, ये इस्तीफे दे के, ये वो जमात है जो इस्तीफे दे के तनख्वाहें लेती रही और किसी ने सेंटोरस मॉल में शॉपिंग की और किसी ने हाजिर उम्रे किए। आप इनकी बातों को सीरियस लेते हैं। इलेक्शंस होंगे, बिल्कुल अगले साल होंगे, अगले साल, इस साल का बजट चला गया आएगा, उसके बाद अगले साल का बजट होगा, या उससे पहले या उसके बाद इलेक्शन की डेट आ जाएगी। ये रिफॉर्म होने हैं, पाकिस्तान को स्टेबल करना है। और आपने एक और बात की, नैब जो है, कल रात तक तो ये कह रहा था कि नैब ये खत्म करने जा रहे हैं। मेरे पाकिस्तानियों, नैब खत्म नहीं करनी, हम नैब बिल्कुल नहीं खत्म करेंगे। हम नैब में बैठे हुए सर से पांव तक चूमती हुई हथकड़ियों में डूबे हुए अफराद को, उनको कटहरे में जरूर लाएंगे अवाम के सामने, और वो जो गलत रेफरेंसेस बनाए गए हैं हम हकायक रखेंगे। फैसला पाकिस्तान की अवाम ने करना है, हमने इनकी करतूत अवाम के सामने रखनी है, हमने इंतकाम नहीं करना। ताकि ये जो सादिक और अमीन है, ये जो डट के खड़ा है कप्तान, आज भी बेन गोल्डस्मिथ ने ट्वीट किया है जो इनके ब्रदर इन लॉ हैं, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान बहुत एक अजीम लीडर से महरूम हो गया है, और कहते हैं कि हम किसी इंपोर्टेड साजिश का हिस्सा हैं। तो पाकिस्तान की कौम देखेगी कि किस तरह पाकिस्तान की अदलिया को, पाकिस्तान की कौमी सलामती के इदारों को इस फैशिस्ट इंसान में डिवाइड करने की कोशिश। जमान साहब, हमारे पास टाइम खत्म हो रहा है। फानुल्लाह साहब से भी, फानुल्लाह भाई, कल शहबाज शरीफ को कितने वोट मिलेंगे प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, आप कितने एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 174 ही मिलेंगे या उससे ज़्यादा मिलेंगे हैं, तवक्को कर रहे हैं? हाँ जी, इतने मिल जाएंगे। तो कल ही हलफ लेने जा रहे हैं आपकी कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर, या प्राइम मिनिस्टर तो कल ही ले लेंगे फॉर श्योर। ठीक है, बहुत शुक्रिया फानुल्लाह साहब, हैदर जमान कुरैशी साहब, कमर दिलशाद साहब। नाजरीन, आइंदा हफ्ते तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।